जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हो, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से जुड़े हो, सब आपको ये तो बताते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अधिकतर चूंकि बिहार में चुनाव है तो हर चैनल्स ये चलाते हैं, ये स्टोरी चलाती है, अखबार भी या फिर सोशल मीडिया पर भी, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन मैं आज आपसे एक इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि कौन कौन नहीं बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। मुझे पता है मित्रों कि इस मुद्दे पर मुझे गालियां पड़ सकती हैं, मुझे कई आप लोगों को भी, कई हमारे दर्शक हैं जिनको अप्रिय लग सकता है, लेकिन एक बात मैंने सुनी है, मैंने जाना है, मैं कई दिन से ये प्रयास सोच रहा था कि इस मुद्दे पर आपसे बातचीत करूं या ना करूं, लेकिन फिर मैंने तय किया कि नहीं, लगता है कि सत्य बोलने के लिए कई बार व्यक्ति को जो है वो मैंने सत्य के लिए आपको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता छोड़नी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि एक बात है, सत्य अपनी सफाई खुद देता है, सत्य को बदला नहीं जा सकता, सत्य को आप केवल टाल सकते हैं आने से। तो आज मैं बात करूंगा आपसे कि कौन कौन बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। मैं ये बात नहीं करूंगा कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, मुझे नहीं पता कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। ठीक है, दावेदारी के स्तर पर अगर देखें तो सबसे बड़े दावेदार तेजस्वी यादव हैं मुख्यमंत्री पद के, सबसे बड़े दावेदार तेजस्वी यादव है। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो नीतीश कुमार है। फिर अगर एनडीए कोई खेल करती है तो नीतीश कुमार के बदले निशांत कुमार हो सकते हैं, चिराग पासवान हो सकते हैं, सम्राट चौधरी हो सकते हैं। महागठबंधन में अगर कोई खेल हुआ तो तेजस्वी नहीं का मतलब क्या होगा, तेजस्वी नहीं का मतलब क्या होगा, यह हो सकता है कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार, जैसे कि पप्पू यादव ने कहा कि किसी दलित को, किसी मुसलमान को, उन्होंने नाम भी लिया, तारिक अनवर का नाम लिया, उन्होंने राजेश राम का नाम लिया, तो ऐसा कोई प्रयोग हो सकता है। मान लीजिए अगर झारखंड वाली स्थिति हो जाए, एक हंग असेंबली बन जाए, किसी दल को बहुमत नहीं मिले, मुकेश सहनी भी मुख्यमंत्री बन जा सकते हैं। अगर मान लीजिए मुकेश सहनी 10 विधानसभा सीट जीत जाते हैं और अंतर दोनों गठबंधन के बीच 5 सीटों का हो, ठीक है, तेजस्वी यादव उनको डिप्टी सीएम बनाने को तैयार हो, और अगर एनडीए कह दे कि आइए हमारे साथ आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो मुकेश सहनी बन सकते हैं। मतलब क्या होगा ये कहना मुश्किल है मित्रों, लेकिन एक बात तय है, जिस बात की चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूं कि कौन नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, ये बातें स्पष्ट है। क्योंकि ये 3 मैं आपको स्थिति बता रहा हूं जिसके सफल होने की संभावना नहीं के बराबर है। कहावत है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मेरा भी ये डिस्क्लेमर है, ठीक है, कि अगर कोई 8वां आश्चर्य भी हो सकता है ना, दुनिया जहां तक नहीं पहुंच पाई हो, ठीक है, ये हो सकता है। सर राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन 99% में चांस बता रहा हूं कि सवर्ण बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ठीक है। सवर्ण, कोई भी सवर्ण समाज का कोई भी व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां 1990 के बाद से बदली, और जिसमें जो इसे हम कहते हैं ना कि एक ट्रांजिशन का दौर, बदलाव का दौर अभी पूरा नहीं हुआ है समाज के अंदर, ठीक है। चूंकि मैं बताऊं आपको, स्थिति ऐसी बनी, अगर हम बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखें तो चाहे वो मुगल का दौर रहा हो, चाहे वो मुगलों का दौर रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का दौर रहा हो, हर महत्वपूर्ण पद पर इन राज्यों में भी, मतलब अंग्रेजों और मुगलों के काल में भी एक प्लानिंग के तहत सवर्ण समाज, अग्री जाति के लोगों को बैठाया जाता था, इसीलिए ये लोग अग्री जाति कहलाए। जितने भी जमींदारियां बटी प्रायः आप देखेंगे वो, हाँ बिहार का कुछ भाग है जहां ये अपवाद है, तो अधिकतर अग्री जाति के लोगों को बटी, ठीक है। अब आप कोसी प्रमंडल में देखिए तो वहां पर यादव जाति के सबसे बड़े जमींदार यादव जाति के थे, मुरहो जो परिवार है, ठीक है, वो सबसे बड़े जमींदार है। तो ये प्राय, इसीलिए मैंने कहा कि चाहे वो मुगल काल हो चाहे वो अंग्रेज का काल हो, सवर्ण समाज के लोग ही आगे रहे। बिहार में पहले 4 मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री कह लीजिए, बिहार का पहला 5 मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से रहे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से, दीप नारायण सिंह राजपूत जाति से, विनोदानंद झा ब्राह्मण जाति से, केबी सहाय
और महामाया प्रसाद सिन्हा, पहले 5 मुख्यमंत्री लगातार, उसके बाद 6ठे नंबर पर नंबर आया था सतीश प्रसाद सिंह और बीपी मंडल का। ठीक है, तो इसके खिलाफ समाज में प्रतिक्रिया हुई, बिहार में, बिहार की राजनीति में जो गोलबंदी हुई, ठीक है, वो सफल नहीं हुआ। वो सफल 67 में कर्पूरी, जो आप देखते हैं ना कि बिहार में पहली, उत्तर भारत में पहली जो गैर कांग्रेस की सरकार बनी 1967 में, जब महामाया प्रसाद सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग, बीपी मंडल जैसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनना शुरू हुए, सतीश प्रसाद सिंह, फिर बाद में भोला पासवान शास्त्री, तो ये उसी का परिणाम था जो ध्रुवीकरण हुआ। पहला जो 4 मुख्यमंत्री बिहार के बने, उसी के खिलाफ पिछड़ावाद की राजनीति की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद फिर 90 में क्या हुआ, तो 67 से लेकर 1967 से लेकर 90 तक अगर आप देखेंगे, अगर तो जो कांग्रेस और गैर कांग्रेस की जो राजनीति थी, उसके जड़ में यही था कि सवर्ण और पिछड़ावाद की राजनीति। आप गौर से देखिए, आप तो आपको ये चीजें स्पष्ट समझ में आएगी। कांग्रेस सवर्ण राजनीति का प्रतिनिधित्व तो कर रही थी, हाँ, बीच बीच में दारोगा प्रसाद राय, भोला पासवान शास्त्री जैसे होता है ना हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग, वो कराया जाता था 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए। उसी दौरान आप देखेंगे कि किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल लंबा नहीं रहा। 67 से लेकर 90 तक कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये सबसे बड़ी बातें बता रहा हूं। यही कारण था कि मतलब कांग्रेस भी उसी राजनीति में मजबूरी हो गई कांग्रेस की, कि कांग्रेस भी केवल सवर्णों की राजनीति करना छोड़ दे। ठीक है, और यही कारण था 67 से 90, 23 वर्ष की जो राजनीति थी उसमें अस्थिरता थी। ठीक है, हर जाति का मुख्यमंत्री होना चाहता था। ठीक है, बीपी मंडल, सतीश प्रसाद सिंह, दारोगा प्रसाद राय, ठीक, और बीच बीच में सवर्ण भी, ब्राह्मण और राजपूत। 80 से लेकर 90 तक तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री केवल ब्राह्मण और राजपूत ही रहे 10 वर्ष तक। ठीक है, मैंने 67 से 80 कह लीजिए, केवल बदलाव का दौर चला, लेकिन 80 से 90 केवल ब्राह्मण और राजपूत। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, फिर चंद्रशेखर सिंह, फिर बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, यही तो रहा कांग्रेस का इतिहास, मतलब केवल ब्राह्मण और राजपूत का। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव का आना हुआ, ठीक है, तो लालू प्रसाद यादव के आने के बाद जो गैर सवर्ण राजनीति परवान चढ़ी, मतलब कोई भी हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, लेकिन सवर्ण नहीं हो सकता, यह बात मैं दावे से कह सकता हूं। और वो जो मंडल आयोग के रिपोर्ट लागू होने के बाद जो परिस्थितियां बनी है, वो परिस्थिति का पूर्ण विराम अभी तक समय नहीं आया है। आएगा, एक समय आएगा, लेकिन अभी वो दौर पूरा नहीं हुआ है। जब समाज परिवर्तन के दौर से जब गुजरता है ना, तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया अभी बिहार में पूरी नहीं हुई है। इसीलिए मेरा मानना ऐसा है कि अधिकतर जगहों पे देखेंगे, अगर यदि किसी भी गठबंधन ने सवर्ण को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ने का प्रयास किया, तो उसकी हार तय है उसकी हार, चुनाव जीत नहीं सकता। हाँ, अब मतदाताओं को धोखा देकर आप किसी को बना दीजिए, बात अलग है। जिसकी भी संभावना, मुझे लगता है कि बिहार में वो संभावना भी नहीं है कि चुनाव जीत लें और फिर चुनाव जीतने के बाद किसी सवर्ण को बैठा दें, ऐसी भी परिस्थिति बिहार में नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में वो परिस्थिति थी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने बनाया। बिहार में वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों में थोड़ा और अंतर है। किसी अन्य दिन हम चर्चा करेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, डेमोग्राफी में, बिहार और उत्तर प्रदेश की सोच में क्या अंतर है। इस कारण से उत्तर प्रदेश में यह संभव हुआ बीजेपी के लिए कि वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का मुख्यमंत्री बना सकी। बिहार में वो चीजें संभव नहीं है। अब दूसरा नंबर पर आता है 90 ही, उसके लिए भी एक उदाहरण है। 90 ही वो टर्निंग पॉइंट है जिस कारण से सवर्ण बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लगभग वही कारण है कि मुसलमान भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वर्तमान परिस्थिति में किसी मुसलमान के भी बिहार का मुख्यमंत्री बनने की संभावना क्षीण मात्र है। मैं एक बार और बता रहा हूं आपसे, ठीक है, ये मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, मैं बताऊं सबसे पहले, मैं केवल वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उसका एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में
अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं, इसीलिए आप अगर नाराज भी हो अगर तो शब्दों का चयन बेहतर करेंगे, ये मेरी आशा है। ये केवल एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी का एक कह सकते हैं कि विश्लेषण है, ठीक है। 99% इसके सच होने की संभावना है, 1% का तो खैर ऊपर वाले के हाथ में होता है। प्रकृति कुछ ऐसा करती है, समय सबसे होत बलवान, ठीक है। समय क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। तो वर्तमान परिस्थिति है कि सवर्ण बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि आप देखिए कि 90 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, सही है, लेकिन उससे पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से पहले पूरे देश भर में एक और आंदोलन की शुरुआत 1989 में हो चुकी थी। 1989 में हो चुकी थी। वैसे उसका बीजारोपण 1987 में ही हुआ था, 1987 में ही उसका बीजारोपण हो गया था, लेकिन शुरुआत हुई थी 1989 में। वो क्या था? राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण का आंदोलन। 87 में क्यों हो गया था मैं बताऊं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो पालमपुर में अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया था। 80 से 87 तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना चोला बदल लिया था। मैं बता रहा हूं आपको, जनसंघ कालीन जो लोग थे जनता पार्टी में 77 में मर्ज किए, उसके बाद जो फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में कमल खिला, ठीक है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारधारा में परिवर्तन करने का प्रयास किया था। वो जो एकात्म राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद की राजनीति को में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में गांधीवादी समाजवाद जोड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को सेकुलर राजनीतिक दल की कैटेगरी में शामिल करने चली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। परिणाम स्वरूप 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने आप को जनसंघ के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया, और पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। उसी का क्रम आगे बढ़कर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने जब रामशिला पूजन का कार्यक्रम पूरे देश भर में रखा कि हर गांव से एक ईंटा, एक शिला और 1 रुपया चंदा, ये जब मांगना शुरू किया विश्व हिंदू परिषद ने, राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में आ गई। और उसी के समर्थन में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा की शुरुआत किया, तो उसके बाद देश भर की राजनीति में एक ध्रुवीकरण की राजनीति का सूत्रपात हुआ। उससे पहले आप देखिए बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री बने थे, अब्दुल गफूर बिहार में मुख्यमंत्री थे। उससे पहले अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में AR अंतुले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। असम में एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने, ठीक है। कई बड़े बड़े नेता ऐसे हुआ करते थे जिनको कि मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिंदुओं का भी वोट मिला करता था। AB गनी खान चौधरी पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सांसद रहे, मालदा से रेलवे मिनिस्टर होते रहे, बड़े नेता रहे, ठीक है। बिहार में प्रायः गवर्नर मुस्लिम हुआ करते थे, AR किदवई से लेकर कई लोग हुआ करते थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े मुस्लिम चेहरे हुआ करते थे, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, 1990 के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद से आप देखेंगे तो कहीं भी, यहां तक कि अगर ऐसे लोकसभा सीट पर जहां पर कि मुसलमानों की आबादी 50%, 55% है, वहां भी मुस्लिम उम्मीदवार हार जाते हैं। इसलिए हार जाते हैं कि मुसलमान उम्मीदवार 2-3 खड़े हो जाते हैं जिनके बीच वोट बट जाता है, और बीजेपी का एक हिंदू उम्मीदवार होता है और वो चुनाव जीत जाता है। बिहार जैसे राज्य की चूंकि आज मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार में क्या होता है, RJD का मुसलमान उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। इसलिए हार जाता है कि उसे RJD का दूसरा M और Y का दूसरा जो अंग है Y यादव, वो लोग वोट नहीं देते। मतलब जहां कहीं भी मुसलमान उम्मीदवार होता है, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, वहां पर जातिगत जो सीमा है वो टूट जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता वर्तमान परिस्थिति में। आने वाले दिनों में ये सीधे सीन बदलती है, हर जगह बदलता है, ये परिस्थितियां ही बदलेगी।
ये इतिहास हमारे देश का गवाह रहा है। भारत कोई 50 साल, 100 साल, 200 वर्षों का इतिहास नहीं है भारत का इतिहास सदियों का है। तो ये परिस्थिति बदलेगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति यही है कि न सवर्ण न मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और वर्तमान परिस्थिति में कोई मुसलमान और कोई सवर्ण मुझे लगता है शायद दावेदार भी नहीं है किसी भी गठबंधन से। हाँ, एक दावेदार मुझे दिख रहा है, प्रशांत किशोर, सवर्ण समाज से, जनसुराज के उम्मीदवार। मेरा इससे मैंने कहा पहले कि इस वीडियो पर मुझे गालियां पड़ सकती हैं भाई, मैं इसके लिए तैयार हूं। केवल आपसे आग्रह है दर्शकों से कि गाली देने के लिए आलोचना कीजिए, मेरा गाली मत दीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूं, चूंकि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी का स्वागत होना चाहिए, विचारों को स्वीकार करने का सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर दूसरों को सुनने की सहिष्णुता होनी चाहिए, जिसका आज देश के अंदर अभाव है। और राजनीतिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे को सुने, समझने का प्रयास करें, नहीं तो अहंकार का जन्म होता है। और आज की राजनीति में यही चीजें देखी जा रही है। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। चलिए, अब तीसरा जो घटक समाज का है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मुझे लगता है इस पर भी मुझे गालियां मिलेगी, इस पर सबसे ज्यादा गाली मिलेगा। ठीक है, एक मैंने कहा सवर्ण, एक से उम्मीदवार है प्रशांत किशोर। इसलिए प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, मुझे लगता है ऐसा है कि सवर्ण किशोर ब्राह्मण है, सवर्ण समाज से आते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दूसरा, मुसलमान नहीं बनेगा। राजनीतिक परिस्थिति ऐसा बदली 90 के बाद जिस कारण से मुसलमान नहीं बनेगा, ये मेरा फाइंडिंग है। मुसलमान से एक चीज है कि वर्तमान में कोई उम्मीदवार भी नहीं है। हाँ, पप्पू यादव ने 2 नामों की चर्चा की है कि कांग्रेस पार्टी को इन 2 चेहरों में से किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए। वैसे पप्पू यादव अपना बयान बदलने के लिए जाने जाते हैं। 1 महीना पहले पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बन गए तो मेरी हत्या हो सकती है और मैं बिहार छोड़ दूंगा। वहीं 3 दिन पहले पप्पू यादव पूर्णिया में तेजस्वी यादव के बारे में कितना अलंकार का उपयोग कर रहे थे, नहीं पता भाई, समझ में नहीं आता। कई बार बातें समझ में नहीं आती और उतना लगता है कि समझने की आवश्यकता भी नहीं है। देश के नागरिक को, मुझे लगता है बिहार के जनता को राजनीति को समझना चाहिए, चेहरों को कम समझें। लेकिन हम आज दुर्भाग्य से यही कर रहे हैं कि हम चेहरों को ज़्यादा समझ रहे हैं, राजनीति को कम। इसीलिए नीति केवल वोट के लिए हो बन रही है, राज करने के लिए नहीं। राज का मतलब सेवा होता है, राज का मतलब कब्जा नहीं होता। आज की राजनीति केवल कब्जे की राजनीति में बदल गई है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जो जनता है, हम भारत के लोग, ये संविधान हमारा है, हम भारत के लोग अब संविधान के बारे में नहीं सोचते, देश के बारे में कम सोचते हैं, अपने अपने पसंद के नेताओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। खैर, किसी अन्य दिन। तीसरा मैंने बताया, तीसरा मुझे यादव नहीं बन सकता, ये मेरा मानना है। और यही कारण है कि 2015 में भी अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, उसका सबसे बड़ा कारण यही था। आप देख लीजिए, लगातार यादव जाति के खिलाफ भी ध्रुवीकरण हो रहा है, लगातार हो रहा है। पहले आप कहेंगे पहले असर कम पड़ता था 2005 से पहले, इसलिए कि यादव और मुसलमान जो आरजेडी का वोट बैंक रहा है, उसके साथ समाज के अन्य वर्ग भी जुड़े हुए थे। दलित जुड़ा हुआ था, अति पिछड़ा जुड़ा हुआ था, गैर यादव पिछड़ा समाज जुड़ा हुआ था लालू यादव के साथ। लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा लालू यादव के परिवार को चुनौती देने के बाद सबसे पहले लालू यादव के पिछड़ावाद की राजनीति में से लव और कुश बाहर आया। वैसे पहले से ही बाहर थे प्रायः, ठीक है। उसके बाद रामविलास पासवान जब लालू यादव के परिवार, लालू यादव की राजनीति को चुनौती देने आए, दलित बाहर आ गया। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसा जन्म लिया कि लालू यादव की पार्टी केवल मुसलमान और यादव की पार्टी बन के रह गई। और मुसलमान और यादव जाति की राजनीति के खिलाफ जब नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अति पिछड़ा कार्ड खेला
और नीतीश कुमार ने यह मैसेज दिया कि अति पिछड़ों के हक पर लालू यादव कब्जा करके बैठे थे। मतलब सबका हक, अति पिछड़ों का हक, कुर्मी कुशवाहा का हक, जितना पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबका हक पर कब्जा केवल और केवल यादव लोगों ने करके रखा है। यह बात कौन कह रहा था? यह बात कह रहे थे नीतीश कुमार, चाहे मुंह से कहें या एक्शन से कहें। उसका परिणाम क्या हुआ कि सबके अंदर यादव और मुसलमान के खिलाफ ध्रुवीकरण होने लगा समाज के अंदर, और वो प्रक्रिया भी अभी भी जारी है। और दूसरा असर क्या पड़ा है कि समाज के अन्य वर्ग, यादव के बाद कुर्मी जाति के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार 20 साल, यादव जाति से 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद से समाज के कई अन्य वर्गों में के अंदर एक एस्पिरेशन जगह है मुख्यमंत्री बनने का, उप मुख्यमंत्री बनने का। यहां तक की चर्चा होती है कि हमारे समाज के मंत्री कितने बनेंगे। ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये जो सिंबॉलिज्म की प्रतीकों की राजनीति है, इस राजनीति का खामियाजा सबसे ज्यादा अगर किसी को अब भुगतना पड़ रहा है तो वो है यादव समाज। कैसे? उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। तेजस्वी यादव का 6 महीने पहले का भाषण है। एक यादव समाज के द्वारा आयोजित की गई एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे अगर मुख्यमंत्री पद पर आप देखना चाहते हैं तो समाज के अन्य वर्गों को आप खुद से जोड़िए। कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं, कई ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहां पर कि आरजेडी के यादव समर्थकों से, आरजेडी के मुसलमान समर्थकों से समाज का अन्य वर्ग दूर हो जाता है। केवल सवर्ण ही नहीं बल्कि गैर यादव पिछड़ा भी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब अलग हो जाते हैं। कुर्मी मुख्यमंत्री है, कुशवाहा अब चाहता है कि यादव कुर्मी मुख्यमंत्री बन गया, अब कुशवाहा का नंबर होना चाहिए। वैश्य वर्ग बीजेपी की तरफ टकटकी न लगा के देख रही है कि कहीं बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रेखा गुप्ता के बाद कोई बिहार में बीजेपी का जो है माने कोई मुख्यमंत्री बन जाए वैश्य वर्ग से। अति पिछड़ा समाज भी इंतजार कर रहा है कोई जो है अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा क्या। रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जाति के लोग, दलित समाज के लोग इस उम्मीद में है कि अब हमारा चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, ये जो प्रतीकों की राजनीति है, इस राजनीति ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है यादव समाज का। सॉरी, यादव समाज का मैं कह रहा हूं, तेजस्वी यादव का। चूंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने है, इसीलिए उसका सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों के अंदर भी अब देखिए, इधर 2014 के बाद से जो परिस्थितियां बदली है नरेंद्र मोदी के उदय के बाद, उसमें अब यादव और मुसलमान के बीच भी कहीं ना कहीं सत्ता का संघर्ष है। मुसलमानों की ये शिकायत है कि हम आबादी में यादवों से ज्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा यादव, एमपी बनता है यादव, एमएलए बनता है यादव, मिनिस्टर बनता है यादव। मुसलमान क्या करे? केवल वोट डाले। और इस कारण से मुसलमान भी यादव राजनीति से छिटक रहा है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि समाज के 3 वर्ग, जिसका कि आने वाले अभी इस कम से कम इस विधानसभा चुनाव में तो मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं के बराबर है। और मैं एक बात और अंत में जोड़ दूं कि आप देखिए कि तेजस्वी यादव को अब तक राहुल गांधी ने सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया महागठबंधन का। थोड़ा सोचिए, यही डर है, यही डर है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। और इसीलिए महागठबंधन को सामूहिक नेतृत्व, यह संदेश जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यह संदेश जाना चाहिए कि कोई दलित भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई मुसलमान भी बन सकता है। तो ये एक मैसेज भेग में चलना चाहिए, ठीक है, संदेह बना के रखना चाहिए। यह महागठबंधन के हित में है, यही सोच राहुल गांधी की है। इसीलिए अब तक राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं दी है। ऐसा मेरा मानना है
इसी कारण से ये 3 वर्ग समाज के बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में तो बनने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावे कोई भी हो सकता है, मुकेश सहनी हो सकते हैं, तो चिराग पासवान हो सकते हैं, राजेश राम हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार हो सकते हैं, निशांत कुमार हो सकते हैं, सब कोई हो सकते हैं, लेकिन ये 3 मुझे नहीं लगता कि हो सकते हैं। आप लोग कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।